सऊदी अरब, यूएई और बहरीन के दरमियान में वाक़ दुनिया का अमीर तरीन मुल्क, इतना अमीर कि इसकी पर कैपिटा इनकम $1,28,000 है, जो कि अमेरिका, सिंगापुर और यहाँ तक के पड़ोसी अरब ममालिक जैसे कि दुबई और सऊदी अरब से भी कहीं ज़्यादा है। बड़ी बड़ी इमारतें, शॉपिंग मॉल्स और महंगी गाड़ियाँ, इसलिए इस मुल्क को मिडल ईस्ट का वीनस भी कहते हैं। और क्यों सऊदी अरब और दुबई इसको पसंद नहीं करते, जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से कबल एक याद दहानी करवा दें, अगर आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर बनना मत भूलें, ताकि हमारी ऐसी दिलचस्प वीडियोस आपको वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। नीज़ हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जा सके। नाज़रीन ग्रामी, कतर, जी हाँ, यही कतर हमेशा से ऐसा नहीं था। चंद साल पीछे चले जाएं तो कतर सिर्फ एक तपता और गर्म सहरा था, जिसमें गुर्बत, बोरियत और भूख के अलावा कुछ नहीं था। अचानक ऐसा क्या हुआ? इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई? जो मुल्क तमाम अरब मुल्कों में गरीब था, आज दुनिया का अमीर तरीन मुल्क कैसे बना? इसके पीछे बहुत ही दिलचस्प कहानी है, और ये कहानी बाकी सारे अरब ममालिक से मुख्तलिफ है। दोस्तों, इसी वीडियो के आखिर तक आप ये भी जान जाएंगे कि क्यों सऊदी अरब और दुबई कतर को पसंद नहीं करते, और कैसे कतर इन फ्यूचर अपने पड़ोसी अरब ममालिक के मुकाबले में ज़्यादा खुशहाल और महफूज रहेगा। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 1916 से, जब इसके अमीर अब्दुल्ला अल सानी ने अंग्रेज़ों के साथ एक मुआहदा तय पाया, जिसके मुताबिक अंग्रेज़ों ने कतर को किसी भी समुंदरी या ज़मीनी हमले की सूरत में डिफेंड करना होगा, और कतर आने वाले 25 सालों में ब्रिटिश का हिस्सा रहेगा, और यहाँ से निकलने वाली हर मैदनियात में ब्रिटिश का हिस्सा होगा। इसके बाद 1940 में कतर में सबसे पहली ऑयल फील्ड डिस्कवर हुई। 1960 तक कतर में तेल की खोज और उसे ज़मीन से निकालने का काम उरूज पर था, और कतर के हालात आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू हो गए थे, मगर फिर भी कोई ख़ास तब्दीली ज़ाहिर नहीं हुई। फिर हुआ कुछ यूँ कि 1970 में शेल ऑयल कंपनी ने इस मुल्क में सबसे बड़ा ख़जाना दरियाफ्त किया। नॉर्थ फील्ड दुनिया की सबसे बड़ी कुदरती गैस फील्ड, लेकिन उस दौर में गैस कुछ ज़्यादा फ़ायदेमंद न थी, और इसकी वजह यह थी कि गैस को सिर्फ पाइपलाइन के ज़रिए ही किसी दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता था, और कतर गैस इस्तेमाल करने वाले ममालिक से इतना दूर था कि वहां तक पाइपलाइन पहुंचाना तकरीबन नामुमकिन था। इसी वजह से शेल कंपनी ये गैस दरियाफ्त करके भूल गई, और ये दरियाफ्त सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में ही दब गई। 1971 में कतर को अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल हुई, और वो एक आज़ाद मुल्क की सूरत में सामने आया। आज़ादी मिलने के बाद अगले 25 सालों में भी कतर के हालात कुछ ख़ास नहीं बदले, और फिर आया दौर 1995, जब क्राउन प्रिंस हमाद बिन खलीफा अल सानी ने बगावत की और अपने ही बाप के हुकूमत का तख्ता उलट दिया और कतर का अमीर बना। नए अमीर का एक ही टारगेट था, और वो थी यहाँ की गैस। हमाद बिन खलीफा इस बात से वाकिफ़ हो चुका था कि कतर की तकदीर सिर्फ़ और सिर्फ ये गैस ही बदल सकती है। इसीलिए उसने बहुत ही एक रेयर टेक्नोलॉजी गैस लिक्विफेक्शन में इन्वेस्ट किया। दोस्तों, लिक्विफेक्शन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें गैस को लिक्विड हालत में तब्दील किया जाता है, ताकि इसको बाकी मैदनियात की तरह समुद्री जहाज़ों के ज़रिए दूसरे मुल्कों में पहुंचाया जा सके। इस सारे अमल में गैस को -161 डिग्री पर ठंडा रखना पड़ता है। इसी प्रोसेस में कतर ने सारी इन्वेस्टमेंट कर दी, और आज वो गैस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। दोस्तों, कतर से गैस मंगवाने वाले मुल्कों में जापान, इंडिया, चाइना, स्पेन और साउथ कोरिया शामिल हैं। नाज़रीन ग्रामी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स कतर में आना शुरू हुए, लेकिन कतर की तकदीर बदलने के अमल में ये एक छोटा सा हिस्सा था, क्योंकि मैदनियात तो बहुत से मुल्कों के पास होती हैं, उन्हें बहुत से मुल्क एक्सप्लॉइट भी करते हैं, मगर असल मसला आता है उन मैदनियात से आने वाले पैसे को सही इस्तेमाल करने का। अपना वेनेजुएला की मिसाल हमारे सामने है। यही वो जगह है जहां कतर तमाम तर मुल्कों से आगे निकल गया। कतर ने सन 2005 में कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी बनाई, जिसका एक ही मकसद था, वो ये कि मैदनियात से आने वाले पैसे को पूरी दुनिया में इन्वेस्टमेंट किया जाना। और इसीलिए आज दुनिया के हर बड़े मुल्क और हर बड़ी कंपनी में कतर की इन्वेस्टमेंट ज़रूर नज़र आएगी।
चाहे वो अमेरिका के बड़े बड़े ऑफिसेज हों, लंदन के बड़े बड़े होटल्स हों या फिर रशिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी। इन तमाम बड़े प्रोजेक्ट्स और कंपनीज में कतर की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट शामिल है। लेकिन दोस्तों, ये कतर की इन्वेस्टमेंट का एक छोटा सा हिस्सा है। इसके अलावा कतर बिलियंस ऑफ डॉलर रोड्स, एयरपोर्ट्स, रिसर्च सेंटर्स और फाइनेंशियल सेंटर्स पर लगा चुका है। यहाँ तक कि हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट है, वो भी कतर में ही हुआ है, क्योंकि ऐसे ही स्टेट ऑफ द आर्ट्स स्टेडियम पूरे अरब में सिर्फ कतर के पास हैं। इन सारी बातों का सिर्फ एक ही मकसद है, जो कि ऑयल और गैस के अल्टरनेटिव रिसोर्स बनाना। नाज़रीन, ये थी कतर की इकोनॉमिक साइड। दूसरी जानब इंटरनेशनल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस करने के लिए कतर ने दुनिया का सबसे बड़ा अरब मीडिया नेटवर्क फैलाया, जिससे आज हम अल जज़ीरा के नाम से भी जानते हैं। असल में बहुत सालों से कतर सऊदी अरब के कंट्रोल में था और खलीफा हमाद बिन खलीफा जान चुका था कि अगर हमने दुनिया में एक अलग मकाम बनाना है तो इसके लिए कुछ नया करना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, अल जज़ीरा ने पूरी दुनिया में कतर की आवाज़ और उसका नैरेटिव पहुंचाने में अहम रोल प्ले अदा किया है। और अल जज़ीरा वो वाहिद चैनल था जिसने 2010 में अरब स्प्रिंग के दौरान भी जिसने प्रोटेस्ट को ऑन एयर किया, और इसकी वजह से बहुत सारे मुल्कों और सऊदी अरब के साथ उसे ज़बरदस्त क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ा। नाज़रीन गिरामी, दुबई और सऊदी अरब में अल जज़ीरा 2017 से बैन है। कतर का बाइकाट एक मुकम्मल फेलियर था और इसकी सबसे पहली वजह यह थी कि सऊदी अरब को इस बाइकाट में सारे अरब ममालिक का साथ नहीं था। यहाँ तक कि कुवैत और ओमान भी इस बाइकाट का हिस्सा नहीं थे। इसके अलावा कतर के ईरान और तुर्की से भी अच्छे ताल्लुकात थे, जिसकी वजह से सऊदी अरब और दुबई कतर से नाराज़ हैं। लेकिन इंटरनेशनली सारे ममालिक कतर को एक न्यूट्रली स्टेट समझते हैं। पूरी दुनिया में सिवाय 6 मुल्कों के इस बाइकाट को किसी ने सपोर्ट नहीं किया। कतर को दुनिया भर में ऑयल और गैस की वजह से शोहरत हासिल हुई और एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि 2030 नहीं तो 2040 तक ये इलेक्ट्रिसिटी से रिप्लेस हो जाएगा। मगर गैस के बारे में ऐसी कोई प्रेडिक्शन नहीं, मगर उल्टा गैस की डिमांड मुसलसल बढ़ रही है। अभी हाल ही में यूक्रेन और रशिया वार में रशिया की जानिब से गैस पाइपलाइन ब्लॉकेज के बाद गैस की ज़रूरत 10% बढ़ गई, क्योंकि अब यूरोप ममालिक भी गैस के लिए कतर से रब्ता करते हैं। और ये डील कतर को और भी अमीर बना देगी, क्योंकि इसमें कतर की 2022 में एनर्जी एक्सपोर्ट्स $100 बिलियन क्रॉस कर चुकी है। तो कल को बाकी अरब ममालिक ऑयल रिप्लेस होने से परेशान हो जाएंगे। वहीं कतर को इस तब्दीली से कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाला नहीं। दोस्तों, अब कतर में हर चीज़ अच्छी भी नहीं है और हाल ही में मजदूर तबके को लेकर काफ़ी सवाल भी उठाए गए हैं। लेकिन कतर बाकी ममालिक की निस्बत काफ़ी ओपन स्टेट है। यहाँ मीडिया की आज़ादी है, इकनॉमिक्स हालात बेहतर हैं और फ्यूचर प्लानिंग भी है। दोस्तों, आखिर में आते हैं हम उस खित्ते की जानिब जो कि कुदरती मैदानियात से माला माल है, मगर पॉलिटिकल डिफरेंस, करप्शन और फ़िरकावारियत की वजह से इस वक्त भूख, गुर्बत, बदअमनी का शिकार है। कतर की आबादी का 60% साउथ एशिया यानी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल के लोग कतरी पॉपुलेशन का सबसे बड़ा हिस्सा हैं। अपने मुल्क, अपने प्यारों, अपने इश्क से हज़ारों मील दूर दिन रात मेहनत करते ये लोग हर वक्त बस एक ही ख्वाब देखते हैं कि कब उनके अपने मुल्क इतने खुशहाल होंगे कि उन्हें 7 समुंदर पार इस जला देने वाली गर्मी से छुटकारा हासिल होगा। हर वक्त सोशल मीडिया पर लड़ने वाले ये लोग बाहर मुल्कों में मिलजुल कर रहते हैं, दुख सुख बांटते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। लेकिन जब ये वापस अपने मुल्क आते हैं तो वही पुराने पॉलिटिकल एजेंडे से मुतासिर होकर एक दूसरे को बुरा भला कहने लग जाते हैं। पता नहीं कब ये लोग ये फैसला करेंगे कि ये लोग इस माहौल का हिस्सा नहीं बनेंगे, इस ब्रेन वाशिंग से बाहर निकलकर दूसरों को इंसान समझेंगे और ये अज़म करेंगे कि अपने मुल्क को इस मकाम पर पहुंचाना है जहां पर आज दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक जैसे कि नॉर्वे और कतर हैं। नाज़रीन गिरामी, तो ये थी आज की हमारी छोटी सी काविश। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी। और नॉर्वे पर अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वो भी ज़रूर देखें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें और आगे भी इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ हम लाते रहेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें।
عمران عالم کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔